तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास 10 के जितने भी बच्चे उन सभी के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्वदेशी। अगर आप भारतवासी हैं तो आपको यह कविता अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों यह कविता जो है अपने देश पर आधारित है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो भी बच्चे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे से फिर से एक बात हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी बच्चे जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है आप सभी को क्या पढ़ाने वाले हैं, स्वदेशी कविता। कौन सी कविता पढ़ाना है? स्वदेशी कविता। और इस स्वदेशी कविता में ना देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, इस स्वदेशी कविता बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी का है, काव्य खंड का चौथा कविता है। इससे पहले जो हम 3 कविताओं को पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, चैनल पे है, आप आराम से देख सकते हैं। हर एक लाइन बाय लाइन भावार्थ बताए हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। यह भी जो है ना, इस चैप्टर का, स्वदेशी चैप्टर का भी आपको एक एक बातें जो एकदम दिमाग में सेट करवा देना है, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करेंगे तो। बात समझ में आया? अब बीच में ही छोड़ करके चल जाइएगा तो फिर कहां से समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें अगर आप चाहते हैं कि इस कविता को पूरी तरह से समझने के लिए। तो चलिए देखिए, स्टार्ट किया जाए बच्चों। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है ये जो है प्रेमघन जी है। कौन है? प्रेमघन जी है। और इनके बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर इनकी कविताओं को लाइन बाय लाइन अर्थ जानेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए आप बच्चों। सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है ना, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां हुआ था? कमेंट में लिखिए जल्दी से, कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। कब हुआ है अगर पूछ ले तो 1855 में। कब हुआ है? 1855 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे लिखा 1855 ईस्वी में। ऑप्शंस में आएंगे और आपको टिक क्या लगा ना, 1855 ईस्वी में हुआ। किसका जन्म? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का। किनका? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ है? 1855। कहां हुआ है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। बात समझ में आया? आगे देखिए बच्चों, आगे जो है इनका जन्म तो हम जान गए, उसके बाद जो है ना इनके जीवन से जुड़े कुछ बातों को भी जान लेते हैं। ये जो है ना, इन्होंने जो है 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में इन्होंने एक समाज बनाया। समाज समझते हैं? अपना एक समाज बनाए। जैसे आप स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते होंगे, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने भी, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, तो उसी प्रकार जो है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उसी प्रकार जो है ना ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है, इन्होंने भी एक समाज की स्थापना किए थे, जिसका नाम रखे थे रसिक समाज। क्या नाम रखे थे? कमेंट में जल्दी से करिए, क्या रखे थे? रसिक समाज। और उस समाज में जो है ना, अगर किसी समाज में किसी के साथ भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना हो रहा है तो वह उस समाज में जा सकते हैं। ऐसा समाज इन्होंने बना, और उस समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत नहीं रखा गया था। ठीक है, आगे सुनिए बच्चों। यह जो है ना बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन जिस समय कवि के रूप में उभर कर आए लोगों के सामने, उस समय जो चल रहा था, वह समय जो चल रहा था, उस समय भारतेंदु का समय चल रहा था, जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि सत्यवादी थे। क्या थे? सत्यवादी। उन्हीं के समय की ये प्रमुख कवि है। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी। तो आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी जो है किनके समय के कवि थे? तो भारतेंदु युग के। किसके? भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। बात समझ में आया? आगे देखिए बच्चों, और इन्होंने जो है ना अपने आदर्श को, अपने आदर्श समझते, अपना आदर्श जो मानते थे ना भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जीवन के दोनों क्षेत्रों में जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो ऑब्जेक्टिव में इसलिए पूछे जाते कि यह जो है ना किसके समय के कवि थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और अपना आदर्श भी किसको? अब आदर्श मतलब का ये क्या होता है सर जी, थोड़ा बता दीजिए। आदर्श का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप किसी को देख करके जो है ना अगर सीख रहे हैं और उनसे प्रेरणा आपको मिल रहा है, तो वह आपके जीवन में आदर्शमय व्यक्ति हो जाता है। जैसे हम जो पढ़ाना शुरू किए,
आप जो पढ़ना शुरू किए, किसी न किसी मोहल्ले वाले से देख करके आप सोचेंगे हाय फलना बाबू जो है ना दरोगा बन गया, डीएम बन गया, टीटी बन गए या फिर वकील बन गए। तो यह जो आपके मन में भावना है किसी को देख करके, तो प्रेरणा मिला, उससे क्या मिला? प्रेरणा मिला कि हम भी उसके तरफ बने। ठीक उसी प्रकार से इसके जीवन में जो है ना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी के जीवन में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही बड़ा योगदान है। चलिए आगे देखिए, आगे जो है ये जो है ना निहायती, निहायती समझते, निहायती कलात्मक एवं अलंकृत रचनाएं लिखते थे। आगे समझिए, इन्होंने जो है ना 1874 में, हम क्या बताया, 1874 में इन्होंने जो है रसिक समाज की स्थापना की। उसके बाद देखिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखे हैं जिसका नाम देखिए क्या है, ध्यान समझिएगा। इनके कई सारे पुस्तक भी है, काव्य भी है, बस समझे, नाटक भी लिखते थे, अन्य चीज को भी इन्होंने लिखे हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में बच्चों हम पहले जान लेते। देखिए जैसे हम यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो ना मिर्जापुर में, कहां पर? मिर्जापुर में ही इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी। आपको बताया रसिक समाज की स्थापना की 1874 में, जन्म हुआ था 1855 में, और 74 में इन्होंने एक समाज बना दिया अलग से। और कहां पे? मिर्जापुर में। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे रसिक समाज की स्थापना कहां की थी? मिर्जापुर में। उसके बाद फिर जो है इन्होंने जो है ना आनंद कदाम्बनी जो है मासिक पत्रिका। अब मासिक पत्रिका आखिर क्या होता है? मासिक पत्रिका मतलब जैसे आप अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार, ठीक उसी प्रकार से महीने में निकलता है, उसको कहते हैं मासिक। बात समझे? ठीक। उसके बाद जो है नागरी निदर नामक साप्ताहिक, साप्ताहिक समझते हैं, हर हफ्ते हफ्ते में निकलता हो। वैसा जैसे अभी भी देखिए करंट अफेयर निकलता है महीने में, उसको मासिक कहते हैं, मासिक करंट अफेयर, कि महीने भर में कौन कौन सी घटनाएं घटे, उन सब चीजों के बारे में उसमें जानकारी रहती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से साप्ताहिक में सप्ताह भर के जानकारी मिलते हैं। बात समझ में आया? तो इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। पहला कौन सा आप बताइए? तो पहला इन्होंने जो है कौन सा किए? आनंद कदाम्बनी। ठीक है। दूसरा कौन सा? नागरी नीदर, नागरी नीदर, नागरी नीरद, नागरी नीरद, नागरी नीरद, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, नागरी नीरद। बात समझ में आया? उसके बाद जो है ये जो है ना हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य समझते हैं, ये हिंदी का जो लेखन होता है, हिंदी के लेखन के जो है ये जो है ना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहाँ के? कलकत्ता के। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे। सभापति मतलब प्रमुख हेड थे। बात समझे? तो आपसे पूछेंगे कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी जो है किस अधिवेशन का जो है ना अध्यक्ष थे? हिंदी के, हिंदी साहित्य के किस अधिवेशन का? तो कलकत्ता अधिवेशन। किसका बोलिएगा? कलकत्ता अधिवेशन। बात समझ में आया? आगे बढ़िए बच्चों, इन्होंने जो है जितने भी रचनाओं को रचे हैं, लिखे हैं, उन सभी को एक में करके जो है ना उनका नाम रखा गया है प्रेमघन सर्वस्वर। क्या रखा गया है? प्रेमघन सर्वस्वर। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि बद्रीनारायण चौधरी जी के संपूर्ण संग्रह का नाम क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? प्रेमघन सर्वस्वर नाम से संग्रहित है। संग्रहित मतलब एक में लिखा गया है, एक में मिलते हैं। आगे देखिए, आगे कहते ये जो है ना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी नाटककार थे, निबंधकार थे, समीक्षक थे, उसके बाद कवि भी थे। कवि के रूप में तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं। तो और क्या थे? नाटककार जो पर्दे पे चलते हैं। साथ ही साथ समीक्षक भी थे। क्या थे? समीक्षक। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव में भी 2 अंक में पूछ सकते हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी क्या क्या थे? तो आप क्या बताइएगा? निबंधकार थे, नाटककार थे, कवि थे और समीक्षक थे। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, भारत सौभाग्य। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए कि भारत सौभाग्य किन की रचना है? तो आप क्या बताइएगा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी का। किनका? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी का। उसके बाद पूछेंगे प्रयाग रमागमन, प्रयाग रमागमन किनकी रचना है? तो आप क्या बताइएगा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी का है। किनका है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी का। उसके बाद आपसे फिर पूछेंगे ये क्या है? भारत सौभाग्य और प्रयाग रमागमन क्या है? बोलिएगा नाटक है। प्रसिद्ध नाटक किनका है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंट जी का प्रसिद्ध नाटक है। उसके बाद आपसे फिर पूछेंगे जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद क्या है? एक प्रमुख काव्य है। क्या है? एक प्रमुख जो है ना काव्य है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेंगे
कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का निम्न में से कौन सा प्रमुख काव्य है, तो आप क्या बताइए? जीर्ण जनपद। क्या बोलिएगा? जीर्ण जनपद। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देख लीजिए, जीर्ण जनपद किनकी रचना है? तो आप क्या बताइए? बद्रीनारायण चौधरी प्रेम। क्या है ये? काव्य है। आपसे अगर पूछ लीजिए भारत सौभाग्य क्या है, आप क्या बोलिए? नाटक है। उसके बाद फिर प्रयाग रमागमन क्या है? नाटक है। याद हो रहा है ना? एकदम देखिए यहीं पे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना हमको। कविता तो आपको एकदम लाइन बाय लाइन भावार्थ बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे जो है ना इनसे संबंधित जो है कुछ बातें, ये जितने भी कविताएं लिखते थे ना, तो ग्रामीण जीवन से संबंधित लिखते थे। किससे संबंधित? ग्रामीण जीवन से संबंधित, उन पर आधारित कविताओं को लिखते थे, गांव पर आधारित कविताओं को लिखते थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि इनके कविताओं में जो है ना क्या मिलते थे? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण मिलते थे, ग्रामीण क्षेत्रों का उसमें लिखा हुआ चित्रण मिलता था, उन्हीं पर लिखते थे। आगे कहते प्रेमघन ने जो है ना काव्य रचना अधिकांशता जो है ना ब्रज भाषा और अवधि में किया। ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी जो है अधिकतर कविताओं को किस भाषा में लिखे? तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? ब्रज और अवधि भाषा में। लेकिन जो है ना ये जिस समाज से आते थे, जिस समाज में रहते थे ना, उस समाज में जो है ना खड़ी बोली चलते थे। कौन सी बोली? खड़ी बोली। यहाँ पे देखिए कहा भी गया है, खड़ी बोली का व्यवहार और अधोमुखता भी क्या थी उनमें? समाहित थे। बात समझे? तो ये इस भाषा में भी कविताओं को लिखते थे। बात समझ में आया? आगे देखिए, आगे कहते हैं राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना जो है ना सहचर बनाया और सहचर बनाया, एवं जो है ना साम्राज्यवाद, देखिए साम्राज्यवाद और किसका? समाजवाद का जो विरोध किया। अब देखिए ध्यान से सुनिए, एक तो इन्होंने साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद समझते मतलब किसी भी क्षेत्र को जबरदस्ती छीन करके मिला लेना, उसको कहते साम्राज्यवाद। जैसे नेपोलियन करते थे, हिस्ट्री में आपको पढ़ा चुके हैं, नेपोलियन करते थे, किसमें? हिस्ट्री में पढ़ा है। तो साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि किसी पड़ोसी क्षेत्रों को, पड़ोसी राज्यों को जबरन जो है अपने राज्य में, अपने देश में मिला लेना, क्या कहलाता है? साम्राज्यवाद। अपने क्षेत्र का विस्तार करना। दूसरा यहाँ है सामंतवाद। सामंतवाद का अर्थ होता है कि किसानों से ना अंग्रेज क्या करते थे? जबरन वसूली करते थे, वसूली, और उनके लिए एक सामंत नियुक्त कर देते थे कि मान लो कि भाई चलो हम मान लो बिहार के रहने वाले, तो बिहार क्षेत्र का कोई एक सामंत बना दिया और पूरा बिहार से जो ना अनाज इकट्ठा करके राजा के पास लेके जाएगा। बात समझे? तो ऐसा होता था। तो इन दोनों का क्या किए इन्होंने? विरोध किए। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेंगे एक कवि का नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने के लिए जो है ना उन्होंने विरोध किया साम्राज्यवाद और सामंतवाद का। तो क्या बोलिएगा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। क्या बोलिए? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं ना कि प्रेम घन सर्वस्वर से संकलित दोहा का यह गुच्छा है। ये जो हम आज कविता पढ़ने वाले स्वदेशी कविता, कौन सा? स्वदेशी कविता, ये किससे लिया गया है? प्रेम घन सर्वस्वर से संकलित है, और यह दोहा का एक गुच्छा है, दोहा का ही एक छोटा सा हिस्सा निकाल करके लिया गया है। बात समझे? किससे? दोहा का गुच्छा से, स्वदेशी शीर्षक अंतर्गत है। ठीक है, आगे कहते हैं इन दोहों में जो है ना देखिए क्या नव जागरण का जो है ना स्वर मुखरित है। दोहा की जो है ना विषय वस्तु और उनका जो है काव्य वैभव इन शीर्षक को जो है ना सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उनकी जो है ना स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। इस तरह से अब देखिए आपको इसमें क्या क्या बताए, फिर से एक बार सुन लीजिए, रिपीट कर देते ताकि आपको याद हो जाए। पहली बात हम क्या बताए? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए, कब हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी का जन्म कब हुआ था? 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में कहाँ होता? मिर्जापुर में। उसके बाद आपसे पूछेंगे मिर्जापुर कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे इन्होंने जो है, अगर इनसे पूछ ले आप कोई भी चीज इनसे संबंधित अगर पूछ ले, इन्होंने रसिक समाज की स्थापना कब किया?
कौन सा समाज? रसिक समाज। तो आप क्या बोलिएगा? 1874 में। कब? 1874 में। कौन सा समाज? रसिक। कौन सा समाज? रसिक समाज के स्तर। कहां किया था? मिर्जापुर में। कहां किया था? मिर्जापुर में। रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। कहां किया था? मिर्जापुर में। कब किया था? 1874 में। इनके जीवन में आदर्शमय व्यक्ति कौन थे? इनके लिए आदर्श कौन थे? तो आप क्या बोलिए? भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलिए। क्या बोलिए? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये किसके समय के कवि थे? तो आपको बोलना भारतेंदु हरिश्चंद्र समय के ये कवि थे। उसके बाद आपसे फिर आपसे पूछेंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी जो है, इनके जीवन से जुड़े कुछ पत्रिकाओं का नाम बताइए जो इन्होंने प्रकाशित किए, इन्होंने निकाले थे। तो आप क्या बोलिएगा? आप क्या बताइएगा? एक तो मासिक पत्रिका, दूसरा साप्ताहिक पत्रिका। एक मासिक पत्रिका, दूसरा साप्ताहिक पत्रिका। बात समझ में आया कि नहीं? उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे, देखिए उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम जो है ना, पहला का नाम है साप्ताहिक का आनंद कदम्बनी, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। फिर आपसे पूछेंगे नागरिक नीरद के रचनाकार कौन है, या पत्रिकाओं के लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। उसके बाद फिर पूछेंगे उनके प्रमुख रचना कौन से है? प्रेमघन सर्वस्वर। कौन सा? प्रेमघन सर्वस्वर। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे भारत सौभाग्य किनकी नाटक है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। उसके बाद आपसे फिर पूछेंगे प्रयागराम आगमन किनके प्रमुख नाटक है? आप क्या बताइए? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। उसके बाद फिर आपसे पूछेंगे जीर्ण जनपद काव्य किनका है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी। याद हुआ कि नहीं? बात समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किन किन भाषाओं में लिखते थे? ब्रज भाषा और अवधी भाषा में, ठीक है। लेकिन इनके जीवन के व्यवहारिक जीवन में कौन सी भाषा बोले जाते थे इनके परिवेश में? तो आप बोलिएगा खड़ी बोली। कौन सा? खड़ी बोली। इतना बात अगर आपको याद हो गया तो हम आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद एक और बात याद आपको क्या रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन के हिंदी साहित्य के जो है ये सभापति बन चुके थे। चलिए अब कविता की ओर चलते, ठीक है। देखिए कविता देखिए कितना मजेदार है। आप अगर पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन तो आपको बेहतरीन मजा, एकदम क्या कहिए उसको, बिना रसगुल्ला खाए ही रस की मजा मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए बाबू क्या कहते हैं। कहते सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। कहते हैं सबे, सभी जो है ना विदेशी वस्तु मतलब दूसरे देशों की वस्तु जो है ना, नर मतलब पुरुष को क्या करता है? देखिए गति, गति मतलब चाल चलन, रीति, रीति रिवाज, सब जो है भारत में दिखता है। भारत में जो है ना सब विदेशी वस्तु है, सब जो है ना सभी विदेशी वस्तु है। सब नर जो है, नर मतलब समझते हैं पुरुष, मनुष्य बोलिए। सभी नर जो है पुरुष जो है, रीति रिवाज उनके अंदर कौन सा दिखता है? विदेशी। क्या दिखता है? विदेशी। रीति रिवाज, गति मतलब चाल चलन, रीति रिवाज चाल चलन सब क्या दिखता है? विदेशी दिखता है। किसमें? पुरुषों में। किसमें? पुरुषों में। नर मतलब पुरुष ही होता है ना, सभी पुरुषों में दिखता है। आगे कहते हैं भारतीयता कछो ना अब भारत माँ दर्शात। कहते हैं अब जो है ना भारत में भारतीयता थोड़ा सा भी नहीं दिखता है। क्या कहते हैं? देखिए कि सभी विदेशी वस्तु, सभी विदेशी वस्तु जो है ना मतलब सभी दूसरे देशों की वस्तु, नर मतलब पुरुषों को क्या चाल चलन वेशभूषा रहन सहन सब मनुष्य के अंदर दिख रहा है, पुरुषों के अंदर दिख रहा है। तो अब जो है क्या कहना है दूसरे लाइन में कि भारतीयता मतलब भारत के लोगों में भारतीयता जो है ना थोड़ा सा भी अब दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय लोगों में थोड़ा सा भी भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए एक बार में इस दोनों लाइन का अर्थ हम आपको बताते, देखिए क्या कहते हैं। भारत में जो है ना सभी वस्तुएं जो है ना विदेशी है। यहां तक कि पुरुषों में, नर मतलब क्या होता है? पुरुषों में जो है ना रीति रिवाज चाल चलन हर एक चीज जो है ना विदेशी है। साथ ही साथ अब कहते कभी दूसरी लाइन में कि जिसके वजह से ना भारत में अब थोड़ा सा भी भारतीयता कोई भी चीज नहीं दिखाई देता है।
बात समझे। चलिए आगे लाइन बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, मनुज भारतीय देखी कौ सकत नहीं पहचान। कहते हैं मनुज, मान लीजिए कोई एक लड़का है मनुज नाम का, उनको आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि वो भारतीय है। आप नहीं बता सकते देख करके वो भारतीय है। क्यों नहीं बता सकते? देखिए क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं, मनुज भारतीय देखी कौ सकत नहीं पहचान, मुस्लिम हिंदू केथो के हैं ये क्रिस्तान। कहते हैं लोगों को देख करके, मनुष्य को देख करके जो है ना, आप नहीं बता सकते हैं कि वह मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है या फिर ईसाई है। बात समझे क्या कह रहे हैं कि मनुज, मनुज मतलब मनुष्य बोलिए, लड़का बोलिए, लड़की बोलिए, कुछ भी बोलिए, मनुष्य को देखकर, मनुज को देखकर, लोगों को देखकर जो है ना, आप नहीं बता सकते हैं कि क्या नहीं बता सकते, आप नहीं पहचान कर सकते। फिर से समझिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, देखिए क्या कहते हैं, मनुज भारतीय देखी कौ सकत नहीं पहचान। कहते मनुष्य को देख करके जो है ना, आप नहीं पहचान पाइएगा कि कौन है मुस्लिम, कौन है हिंदू, कौन है ईसाई, कौन है क्रिश्चियन। ये कौन करे? कवि। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबका पहनावा, वेशभूषा, सबका जो है ना रहन सहन, चाल चलन एक समान हो गया। क्या हो गया? एक समान हो गया। इस वजह से जो है ना आप नहीं पहचान पाइएगा। कौन कह रहे? कवि कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। बात समझ में? यहां तक क्या कहते हैं? यहां तक समझ गए। आगे देखिए तीसरे लाइन में क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं बच्चों, देखिए क्या कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। अगर आप विद्या पढ़िएगा विदेशी, विदेशी समझ अंग्रेजी, तो आपका बुद्धि भी तो अंग्रेजी ही जैसा, अंग्रेज जैसा ही ना काम करेंगे। जैसे अंग्रेज हम लोगों पर अत्याचार करते थे, जुल्म ढाते थे, परिताड़ित करते थे, तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप अंग्रेजी पढ़िएगा तो आपकी बुद्धि भी कैसा होगा? अंग्रेज के समान। कैसा होगा? अंग्रेज के समान। इसलिए कभी भी बोले हैं कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। अगर विद्या पढ़िएगा अंग्रेजी, अंग्रेजों वाली बुद्धि भी हो जाएगा। अगर आप अंग्रेजी पढ़िएगा तो आपकी बुद्धि भी अंग्रेज के समान हो जाएगा, दिल दिमाग सब हो जाएगा। आगे कहते हैं, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। क्या कहते हैं? चाल चलन, चलने का ढंग जो है ना, चलने का ढंग, पहनने का ढंग, कपड़े, कोट सूट बूट जो है ना, हर चीज जो है ना, लोगों को सबको पसंद आ गया है अंग्रेजों वाली। कौन सा? अंग्रेजों वाली। अरे हम लोग पहनते थे धोती कुर्ता, ठीक है, धोती कुर्ता कितना मस्त लगता था, हमारे दादा लोग पहनते थे। लेकिन आज जो है क्या आ गया है? कोट सूट बूट पहन करके घूमते हैं लोग। नहीं, वही कह रहा है कि चाल चलन, चाल चलन किनका सीख लिया है? अंग्रेजों की, अंग्रेजों वाली सीख लिए है। और कहते हैं उनको पसंद भी है। देखिए यहां कह रहे हैं, चाल चलन परदेश की गई ने अति भाई। पसंद भी है, भाना मतलब क्या? उनको अच्छा लग रहा है। बस समझे ना, उनको अच्छा लग रहा है, गई अति भाई। आगे कहते हैं, ठठे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। कहते हैं सब लोग जो ना, सब जगह ठाट बाट दबदबा है। किनका दबदबा है? विदेशी वस्तुओं। किनका है? विदेशी वस्तुओं का। देखिए यहां कह रहा है ठठे विदेशी ठाट बाट, सभी जगह जो ना ठाट बाट मतलब सभी जगह दबदबा है। किसका दबदबा है? विदेशी वस्तुओं का। इसलिए देश बानक क्या बन गया है? उनके सामने बंदर सा बन गया है। वो जिस तरह से चला रहे चल रहे हैं हम लोग। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं। आगे कहते देखिए क्या, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। कहते हैं जब हिंदू लोग ही हिंदी मुख से नहीं उच्चारित कर पाते हैं तो हिंदू लोग आपको कहां से मिलेंगे? जब हिंदू है वो, अगर वह हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो हिंदू लोग फिर कहां से रहा? कहते जब हिंदू लोग है तो हिंदी क्यों नहीं बोल पाते हैं? अगर हिंदी नहीं बोल पाते अर्थात हिंदू लोग नहीं है। यहां देखिए कह रहे कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। कहां मिलेगा आपको हिंदू जब हिंदी बोल ही नहीं पाते? आप तो सब अंग्रेजी बखान करते, गुणगान करते हैं, तो अंग्रेजी ही मिलेगा आपको, हिंदू कहां मिलेंगे आपको? आगे देखिए क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहते अंग्रेजी
अंग्रेजी का ही बड़ाई करते। थोड़ा सा देखिए, कोई जो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ लेंगे ना, इंग्लिश मीडियम में, अपने आप को समझेंगे कितना बड़ा रईस है, कितने बड़े खानदानी का अंग्रेज है। सुबह जगेंगे, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पिता पापा, तो इस तरह से गुड इवनिंग, गुड नाइट। अरे कौन, अरे अपना सुप्रभात बोलो भाई, सुप्रभात, शुभ रात्रि बोलो, कितना सुंदर शब्द है। नहीं, अंग्रेज समझने, तो वही कहते हैं अंग्रेजी वस्तुओं का बखान करते, गुणगान करते हैं अंग्रेजी भाषाओं का, अंग्रेजी वस्तुओं का, और कहते हैं अंग्रेजी उपभोग। और खाते पीते भी जो है आज सभी जो है ना भारतीय अंग्रेजी वस्तुओं के पीछे भाग रहे, दौड़ रहे हैं। जैसे हम देखिए, आप लोग पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, ये सब क्या है, विदेशी वस्तु है, विदेशी खाना है, और वही हम लोग अंग्रेजी का ही उपभोग, उपभोग मतलब होता है खाना पीना, खाना जो खाते वो, तो उनका हम लोग क्या करते, सेवन करते। तो ये सब हमारे भारत की नहीं है वस्तु खाने वाले, जो आप खाते हैं चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। हाँ, इडली डोसा खा सकती है, भारत की है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीत और नीति, अंग्रेजी रुचि, गृह, सकल वस्तु, देश विपरीत। कहते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, अंग्रेजी वाहन, हर जगह आपको अंग्रेजी ही गाड़ी दिखेगी। आप देखिए हीरो गाड़ी कौन लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं, सब यमहा, फॉर्च्यूनर, कौन कौन सी विदेशी गाड़ियां लेते हैं। मारुति कंपनी की कोई लेते हैं, नहीं लेते। महिंद्रा, मारुति कहते हैं, महिंद्रा कंपनी का कोई गाड़ी लेते हैं, नहीं लेते, सब दूसरे कंपनी की, विदेशी कंपनी लेते। आप देखिए हर घर में एलजी का कंपनी का दिखेगा टीवी, सीडी, जितना भी कैमरा, फोन, फोन नहीं, फोन रियलमी का दिखे, तो ये सारे जो है कहाँ के, दूसरे देशों की वस्तु है। तो वही तो कह रहे हैं ना कि अंग्रेजी वाहन, वाहन मतलब गाड़ी होता है, वसन मतलब कपड़ा, वेश आपका रहने का ढंग जो होता है, रीति, रीति रिवाज, पर्व त्योहार जो मनाने की स्टाइल हो गया, आज कौन सा हो गया, सब अंग्रेजी जैसा। और नीति, नीति मतलब सोच जो है, दिमाग भी आपका कैसा हो गया, अंग्रेजों के समान। कैसे, अंग्रेजों के समान। आगे कहते हैं अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी वस्तुओं का ही आपके अंदर रुचि है। घर में, हर घर में देखिए हर सामान अंग्रेजी ही मिलेंगे आपको। कौन अब सिलबट्टे पर पीसते हैं मसाला, मिक्सी, और कौन सा देश का बना है पता नहीं, बात समझे। कहते हैं सकल मतलब घर में, वस्तु, देश विपरीत, जो कि सभी वस्तु हमारे देश के विरुद्ध है, देश के लिए हानिकारक है, फिर भी उसी वस्तु का हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग करते जा रहे हैं। बात समझे, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये संकुचित लजात, भारतीयता अब वस्तु ही सोइए हाय घिनात। कहते हैं कि अगर जो थोड़ा इंग्लिश पढ़ ले, दूसरे देशों में पढ़ रह करके कमाई करना शुरू कर दे, अगर उसको भारतीय कह दीजिएगा ना, वो लजा जाएंगे, जैसे लगे कितना बड़ा बात बोल दिया उनको, शर्मा जाएंगे, जैसे लगेगा कि नहीं नहीं दुल्हन है। बात समझे ना, कह रहे हिंदुस्तानी नाम, अरे हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी नाम एकदम जोरों से लेंगे, तो बोलिए मेरे साथ एक बार, भारत माता की जय। तो लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी जो कि हिंदुस्तान के रह करके भी दूसरे देशों में थोड़ा क्या रह गए, वो अपने आप को अंग्रेज का औलाद समझने लगते। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते अब ये संकुचित लजाने लगते हैं, अगर उसको बोल दीजिएगा क्यों भाई इंडियन, तो देखिए कहते भारतीय सब वस्तु ही सोइएगी। यही सब लोग, जो कुछ लोग हैं ऐसे जिसके वजह से भारत की वस्तु वो कहते हैं अच्छी, ये वस्तु अच्छी नहीं है, ये वस्तु नहीं है। अरे अंग्रेजी देखो, अमेरिका का फोन देखो, एप्पल फोन कितना सुंदर है, ये देखो कितना सुंदर, अरे अरे भारत की भी वस्तु बहुत सारे हैं ना, वो देखिए ना। इन्हीं के वजह से क्या होता है, ये सारे वस्तु घिनाते हैं, मार्केटों में पड़ा पड़ा सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आगे चलिए बच्चों, आगे देखिए क्या कहते हैं, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा सब अंग्रेजी माल। कहते देश नगर, देश नगर, हर वर्णों के, हर रंगों में अगर आप ढल जाइए, देख लीजिए, तो हर जगह जो है ना आपको अंग्रेजी ही चाल चलन मिलेंगे, हर जगह अंग्रेजी ही वस्तु मिलेंगे।
और बाजार में भी देख लीजिए, हर दुकानों में, हर मोहल्ले, हर गली में दुकान जो है, आपको कौन सी वस्तु मिलेंगे? अंग्रेजी। कौन मिलेंगे? अंग्रेजी ही वस्तु मिलेंगे, दूसरा एक भी नहीं मिलेंगे। जिस दुकान में जाइएगा, बल्ब से लेकर के हर एक वस्तु क्या मिलेंगे? अंग्रेजी। यहां वही कह रहे हैं कि देश नगर, देश जो है ना धीरे धीरे नगर बनते जा रहे। क्यों बनते जा रहे? क्योंकि हर एक क्षेत्र में दूसरे देशों की वस्तु घुसते जा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं का मांग करते हैं, तो उन्हीं वस्तुओं का यहाँ दुकानों में रखे भी जाते हैं। कहते हैं सब अंग्रेजी चाल, हर जगह किसका चलन है? किसका चलन है? किसका दौर है अभी? अंग्रेजी वस्तुओं का। चाल मतलब किस, कौन सी वस्तु चल रहा है, कौन सी वस्तु ज्यादा बिक रहा है? तो अंग्रेजी वस्तु। अंग्रेजी मतलब दूसरे देशों की। कहते हाटन में देखो, हाट मतलब बाजारों में जहां देखिए, जिधर नजर दौड़े, जिधर दौड़ाइए उधर ही क्या मिलेगा? अंग्रेजी वस्तु। अंग्रेजी मतलब दूसरे देशों की वस्तु। चाइना का मिलेंगे, अमेरिका का मिलेंगे, रूस के मिलेंगे, तो इस तरह से मिलेंगे। आगे कहते हैं जिनसो समल सकत नहीं, तन की ढीली ढाली धोती, देश प्रबंध कर हिंगे वे, या कैसी खाम ख्याली। कहते देखिए हमारे देश के भी नेता भी ऐसे से बनाए जाते हैं, ऐसे से महान व्यक्तियों को, जो अपने तन के, बदन के जो ना ढीली ढाली धोती को नहीं संभाल पाते, बूढ़े बूढ़े को बना देते हैं, जो कि अपना धोती संभालने लायक नहीं होते, और उसको देश संभालने के लिए दे देते हैं। क्या? देश संभालने के लिए, लो देश संभालो। तो क्या होगा देश की स्थिति? अरे नवयुवक को बनाइए, भगत सिंह जैसे जो वीर रहे, चंद्रशेखर जैसा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह हो, वैसे लोगों को बनाइए। ये नहीं कि हमारे मोदी चाचा की तरह, पलटू राम की तरह बनाइए। किसके तरह? पलटू राम की तरह बनाइए, तो फिर यही होगा बिहार की हालत। पलटू चाचा तो जानते ही किसको कहते हैं, तो वही कहते हैं देखिए जिनसो समल सकत नहीं, तन की ढीली ढाली धोती, देश प्रबंध करी हिंगे वे, कैसी खाम ख्याली। अरे जिनसे अपने बदन की, शरीर का जो है ढीला ढाला जो धोती होता है, एकदम ढीला ढाला पहनने में, वह नहीं संभाल पाते हैं, तो वह क्या देश को संभाल पाएंगे? उनको हम देश का दायित्व दे देते हैं, कार्यभार सौंप देते हैं कि आप देश को संभालिए। आगे कहते हैं दास वृत्ति की चाह चाहूं, दिसी चारहूं बरन डफाले, करद खुशामत झूठी प्रशंसा, मनहू बने डफाले। कहते हैं आज हर लोग थोड़ा सा पैसे कमा लेंगे तो चाहेंगे कि हम नौकर चाकर रखें। क्या रखे? नौकर चाकर। सबके अंदर ऐसी चाह आ गए। यहां देखिए कह रहे हैं दास प्रवृत्ति की चाह चाह, हर लोगों के अंदर दास नौकर चाकर रखने की प्रवृत्ति आ गए हैं, और यह मन में अपने अंदर समा लिए हैं। और ये सब आप जानते नौकर चाकर रखने की प्रवृत्ति कब से आई? इंदिरा गांधी के समय। वही कहते दास प्रवृत्ति चाह चाहूं, दिसी चारहूं बरन, हर जगह ऐसी ही भावना आ गया, और मन को झूठी प्रशंसा देते हैं, झूठी प्रशंसा दिलासा देते हैं। कहते हैं ऐसे अभी भी कई सारे लोग हैं जो बड़े बड़े लोगों के सामने झूठी प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते, बखान करते हैं कि आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहें? डफाली। डफाली समझते हैं? जो कि कोई भी बजा करके चल जाए। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोले हैं? जो कि किसी का झूठी प्रशंसा करे, झूठ में बड़ाई करे, गुणगान करे, तो ऐसे लोगों को कभी बोले हैं डफाली। क्या बोले? डफाली। तो इस तरह से कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी ने इस कविताओं को आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, उम्मीद करते बच्चों आपको प्रत्येक लाइन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।